नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मार्केट वॉलेटिलिटी में सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुनना जरूरी है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में फंड मैनेजर मार्केट ट्रेंड के हिसाब से फैसला लेते हैं, जबकि पैसिव इन्वेस्टमेंट इंडेक्स को फॉलो करता है। हाई वॉलेटिलिटी में एक्टिव इन्वेस्टमेंट तेजी से बदलते मार्केट ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो वही पैसिव में लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न देने में क्षमता आती है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड आपके लिए बेहतर है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। मोहित और विकास दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। मार्केट वॉलेटिलिटी में किस स्टाइल का इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं हम अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। सबसे पहले क्योंकि हम एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी की बात करें, एक्टिव जो फंड्स हैं या स्ट्रैटेजी जानी मानी स्ट्रैटेजी है, जितने भी फंड्स हैं जिनको जो हमारे पोर्टफोलियो में हम एज एक्टिव फंड्स समझते हैं, पर पैसिव स्ट्रैटेजी भी काफ़ी ज़्यादा अब पॉपुलर हो रही है। मोहित, अगर आपसे मैं समझूं एक्टिव इन्वेस्टमेंट या पैसिव इन्वेस्टमेंट इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर नए दर्शकों को समझाने के लिए अगर हम बताएं तो क्या रहेगा वो? जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से आई थिंक द कोर प्रेमाइसिस कि आप अपना पैसा किसी अच्छे फंड मैनेजर के हाथ में देते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल है, जो कि रात दिन मार्केट्स को ट्रैक करता है, जो किसी अच्छे फंड हाउस से एसोसिएटेड है, जिसके पास में पूरी रिसर्च टीम है, पूरी कैपेबिलिटी है, और जिसका हमेशा का काम ही है कि मार्केट्स की रफ्तार को देखना, सेक्टर्स को देखना, उस पर रिसर्च करना, फंडामेंटल, टेक्निकल, हर तरह से, और आपके पैसे को अच्छी तरीके से निवेश करना। तो एक्टिव स्ट्रैटेजी वो है जब आप ऐसे किसी फंड मैनेजर के हाथ में अपना पैसा दे देते हैं। आप चुनाव करते हैं कि कौन सा फंड मैनेजर आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा स्कीम, कौन सा ऑब्जेक्टिव, और फिर आप कहते हैं कि भाई ये पैसा हमारा है, अब आप इसको मैनेज करिए अपने हिसाब से, अपने दिमाग से। पैसिव ये सब नहीं देखता है। पैसिव ये बोलता है कि भाई मुझे अपना पैसा जो है किसी को नहीं देना, मुझे प्लेन सिंपल इंडेक्स जो है उसको खरीद के शांति से बैठ जाना है, मुझे किसी इमोशनल बायस पे नहीं जाना, मुझे किसी इंडिविजुअल के बायस पे या मुझे किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी पर भी अपने पैसे को निवेश नहीं करना है। मुझे एक ऑटोमेटेड तरीके से जो इंडेक्स में चल रहा है, जिस फॉर्मूले से इंडेक्स बदल रहा है, मुझे उसी में पैसा लगाना है। तो एक्टिव जहां पर किसी ब्रेन का, किसी प्रोफेशनल का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। पैसिव जहां कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप सिर्फ एक अंडरलाइंग इंडेक्स को मिमिक कर रहे हैं, जैसा इंडेक्स में बदलाव हो रहा है वैसा ही आपके पैसे में, आपके पोर्टफोलियो में बदलाव हो रहा है, और यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रणाली है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। बिल्कुल। वहीं अगर हम दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स में हम बिल्कुल हाल फिलहाल के पिछले 6 महीने के डेटा को थोड़ा खंगाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कौन से फंड में कितना पैसा आया है, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। हम देखते हैं कि एम्फी हर महीने जो डेटा देती है उसके मुकाबले, उसके मुताबिक माफ़ कीजिए, एक्टिव और इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कितना रहा है। डेफिनेटली एक्टिव फंड, क्योंकि यूनिवर्स भी बहुत बड़ा है, तो उसमें ज़्यादा पैसे हमेशा आते रहे हैं। पिछले 6 महीने का जो हम डेटा है वो आप सबके सामने रखते हैं, और ये एक्टिव फंड का जो डेटा है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड इक्विटी फंड्स है, सिर्फ उसका अभी हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, और पैसिव फंड्स में कितने पैसे आए हैं। लेकिन विकास, अगर हम जनवरी महीने के बात करें डेटा की, इसमें दिसंबर के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसे इंडेक्स फंड में आते हुए हमने देखे थे। गोल्ड ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा पैसे आए, इसलिए भी क्योंकि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन और ये जो ग्लोबल जो सिनारियो बन रहे हैं टैरिफ को लेकर, जो जितने भी सिचुएशन हो रही है, गोल्ड में डेफिनेटली जो लोगों का सुरक्षित निवेश का जो रुझान है वो बढ़ा है। हेंस गोल्ड में पैसा जाता हुआ काफ़ी देखा, इंडेक्स फंड में पैसा काफ़ी जाते हुए देखा। जो ट्रेंड हमें दिखा है पिछले 1 महीने में टुवर्ड्स पैसिव फंड इन्वेस्टमेंट, इसको हम कैसे समझे एज कंपेयर टू दिसंबर टू जनवरी? जो एक्टिव फंड का जो इन्फ्लो है थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले पैसिव फंड में काफ़ी झमाझम पैसे आए। देखिए स्वाति, कैसा होता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई, और शायद वो जो लोग चाहते थे कि हम बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी को नहीं बियर कर सकते हैं, और
फिर रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पैसिव फंड्स की तरफ, अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का देखें तो काफी सारे फंड भी लॉन्च हुए। अगर आप एडवाइजर्स की तरफ से देखें, उन्होंने भी काफी इसको पुश किया, और इन्वेस्टर्स खुद से भी अब इस चीज को जानते हैं कि पैसिव फंड्स काफी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसकी तरफ एक पुश आता ही है। और जिनको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं लेनी है, और मान लीजिए अगर कोई चाहता था कि मुझे इंडेक्स बाय करना है या बास्केट बाय करनी है, तो ये एक बेस्ट तरीका है, स्पेशली एक वॉलेटाइल मार्केट में उसको बाय करने का। हाउएवर, ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है स्वाति कि इतनी वॉलेटिलिटी हुई तो उसकी वजह से पैसिव फंड्स में पैसा ज्यादा आया। बिकॉज अगर आप डिफरेंट टाइम होराइजंस देख लेंगी तो आपको ये दिखेगा कि मतलब कुछ केसेस होते हैं या कुछ साल ऐसे होंगे जहां पे एक्टिव फंड मैनेजर आउट परफॉर्म कर देगा पैसिव फंड्स को, और कुछ साल ऐसे होते हैं जो पैसिव फंड्स जो होते हैं वो आउट परफॉर्म कर देते हैं एक्टिव को। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में पैसिव फंड्स जो होते हैं वो थोड़े से आउट परफॉर्म कर जाते हैं, बिकॉज उनका कॉस्ट भी कम होता है। और अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यदि मान लीजिए निफ्टी आपका रफली 14% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है। और कॉस्ट कम होगी तो वो कहीं ना कहीं अगर उसके सामने लार्ज कैप फंड रहेगा तो शायद उसका रिटर्न थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। बट क्योंकि अब इंडिया में इसका रुझान बढ़ रहा है पैसिव फंड्स का, तो शायद उसकी वजह से भी फ्लोज थोड़े से बढ़े हैं। बिल्कुल, तो रुझान पैसिव स्कीम्स की तरफ बढ़ा है, इसलिए वही जो आउटकम है या वही जो नंबर्स में हमें देखने को डेफिनेटली मिला है, जो 10,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हमने जनवरी महीने में पैसिव फंड्स में आता है या इंडेक्स फंड में आता हुआ देखा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें मोहित, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा अगर थ्रू सम फंड्स अगर एग्जाम्पल दें जो पिछले 6 महीने, 1 महीना या बहुत ही शॉर्टर टर्म का जो रहा है बाजार का रिटर्न, एक्टिव फंड या फिर इंडेक्स का रिटर्न, वो हमने माइनस में ही देखा है। क्या ये ट्रेंड कह रहा है पिछला जो जब बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल या करेक्शन के मोड से बीता है, इन दोनों ही स्पेस में जो डिफरेंस रहा है रिटर्न का, वो कैसा रहा है? जी, स्वाति देखिए, अभी भारतीय मार्केट को लेकर हमेशा से एक बात कही गई है कि भारतीय मार्केट अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि यहाँ पर आप पूरी तरह से पैसिव्स के अंदर अपना रुख कर ले। ये वही बात हो गई कि क्या भारतीय सड़कों पर टेस्ला की सेल्फ ड्राइव कार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर आपको एक संचालक की जरूरत पड़ेगी अच्छी तरह से गाड़ी चलाने के लिए भारतीय रोड्स पर, राइट। तो अभी भी इसका जो जवाब है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाया। डेटा दोनों ही तरफ का रुख करता है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो पिछले 6 महीने में आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप इंडेक्स है स्वाति, निफ्टी 100 जो है वो कुछ 13% नीचे गिरा है और निफ्टी 50 जो है वो कुछ 11% नीचे गिरा है। पर 6 महीने के ही अगर आप एक्टिव फंड्स के रिटर्न देख ले तो सारे अच्छे फंड्स ने 1 से 1.5% से आपने इंडेक्स को बीट किया। यानी अगर इंडेक्स आपका जो 12 से 11% गिरा है, सारे ही जो दूसरे अच्छे फंड्स हैं वो करीब 10% के आसपास गिरे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 6 महीने में 1% का डिफरेंस फिर भी काफी मायने रखता है। और अगर 1 साल का मैं परफॉर्मेंस देखूं तो यहाँ पर एक्टिव फंड्स ने अमूमन अच्छे वाले एक्टिव फंड्स ने निफ्टी को बीट किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शॉर्टर टर्म ट्रेंड ये दर्शाता है कि एक्टिव स्ट्रेटेजी हैज गिवन बेटर रिटर्न्स देन द पैसिव स्ट्रेटेजी। सिमिलर ट्रेंड आप मिड और स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं। मिड में एक्चुअली डिफरेंस काफी ज्यादा है। अगर मैं 1 साल का रिटर्न देखूं, मिड में अगर मैं 1 साल का रिटर्न देखूं तो निफ्टी मिड कैप 150 पिछले 1 साल में कुछ 1.5% रिटर्न पर है, और जो एक्टिव फंड्स है वो करीब 5 से 10% रिटर्न के ऊपर में है। तो यहाँ पर एक्टिव ने अच्छी तरह से आउट परफॉर्म किया है। और पिछले 6 महीने का रिटर्न देखो तब भी 2-3% का आउट परफॉर्मेंस अच्छे फंड्स में देखने को मिलता है मिड कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो करीब 22 से 23% नीचे है, और जो स्मॉल कैप फंड्स है वो 18 से 20, 18 से 21% की गिरावट दिखाते हैं पिछले 6 महीने में। और पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएंस है स्वाति। जो इंडेक्स है वो 4% नीचे है, और जो फंड्स हैं वो आपको -2 से +10 की रेंज में दिखेंगे। यानी स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक्चुअली इट बॉइल्स डाउन कि आपने फंड का चुनाव कैसा किया है, क्या आपका चुनाव सही था, आपने सही तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाया नहीं अपनाया, बिकॉज रिटर्न का वेरिएंस जो है वो बहुत हाई है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम रिटर्न्स के वेरिएंस को अच्छी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर हम ये नहीं बता पाएंगे कि अगले 6 महीना, अगला 1 साल, अगला 2 साल कौन सा फंड मैनेजर आउट परफॉर्म कर जाएगा, और ये हमेशा बदलता रहता है स्वाति हर 6 महीने में, तब ऐसे में
आप पैसिव का सहारा लेते हैं और बोलते हैं कि बस मैं सिर्फ इंडेक्स में निवेश कर दूंगा और जो होगा वो फिर इंडेक्स रिटर्न, बेंचमार्क के रिटर्न्स तो मुझे मिल ही जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आप अच्छा चुनाव कर सकते हैं, अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में हमने देखा है कि अक्सर एक्टिव फंड जो हैं वो कहीं ना कहीं बेंचमार्क को बीट करने में सफल होते हैं और यही रिटर्न्स भी दिखाता है। बट ये शॉर्टर टर्म पर ही ट्रू है। अगर आप लंबी अवधि में जाएंगे तब थोड़ा सा टेपर ऑफ होना शुरू होता है और रिटर्न्स बेंचमार्क के आसपास ही जाकर मिल जाते हैं, जैसा विकास भाई ने भी बताया। एब्सोल्युटली। और मैं इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए विकास, आपको अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे पाएं कुछ एक्टिव और पैसिव फंड्स के ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर टर्म। अब जैसे मोहित ने बताया कि जो शॉर्टर टर्म हमने 6 महीने 1 साल में देखा किस तरीके से एक्टिव फंड्स हैव परफॉर्म बेटर, लेकिन लॉन्गर टर्म में वही थोड़ा सा डिफरेंस और ब्लर हो जाता है। तो 3 और 5 साल के इस डिफरेंस में एक एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड, उनका जो परफॉर्मेंस कंपैरिजन है वो कैसा रहा है? देखिए स्वाति, जैसे मान लीजिए हम 3 कैटेगरी पकड़ लेते हैं। लार्ज कैप अगर हम ले लेंगे तो लार्ज कैप में जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, 3 और 5 साल के टाइम होराइजन में, और उसमें 19.36 और 19.43% का रिटर्न दिया है। रेगुलर स्कीम्स की बात मैं कर रहा हूँ। यहीं पे अगर आप निफ्टी 50 का देख लेंगे तो डीएसपी निफ्टी 50 ने 3 इयर्स में 18.81 और 5 इयर्स में 15.34 किया है। हाउएवर 10 ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी 50 जो है वो निपॉन के लार्ज कैप को आउटबीट करता है। तो वो लॉन्ग टर्म में आके जो है ये इंडेक्स फंड्स जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली मिड कैप में अगर मैं लेता हूँ जो टॉप परफॉर्मिंग, अभी हम इस समय बात और पैरामीटर्स की नहीं कर रहे, केवल रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो क्वांट मिड कैप अगर फंड मैं लेता हूँ मिड कैप कैटेगरी में जिसने टॉप परफॉर्म किया है, तो 3 साल में 19.90% इन लोगों को रिटर्न आया है और 5 इयर्स में 28.03। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू का बीएसई मिड कैप सिलेक्ट ईटीएफ ले लेंगे तो उसका रिटर्न जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से, यहाँ पे 3 इयर्स में 27% रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई प्रू के फंड ने। हाउएवर 5 ईयर में जो क्वांट मिड कैप है उसने आउट परफॉर्म किया है। तो 5 ईयर पीरियड में यहाँ पे एक्टिव फंड ने आउट परफॉर्म कर दिया। बट क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का जो डायनेमिक्स है बहुत डिफरेंट होता है, तो समटाइम्स फंड मैनेजर के जो कॉल्स हैं वो चांसेस रहते हैं कि वो इंडेक्स फंड को बीट कर दे। और स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो मैं 2 फंड्स बोलूंगा। क्वांट स्मॉल कैप 21.34 इन 3 इयर्स और 39.95 इन 5 इयर्स। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप ने 22.17% एंड 29.96%। वेयर एज आदित्य बिरला का अगर मैं स्मॉल कैप 50 फंड ले लूं तो 31% उन्होंने 3 इयर्स में दिया। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म कर लिया। और अगर आप 5 ईयर टाइम पीरियड में देखते हैं तो निपॉन स्मॉल कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप दोनों ने आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को। बट अगर आप ट्रेडिशनली देखें या अगर आप यूएस का डेटा भी देख लें, जो लॉन्गर ड्यूरेशंस होती हैं लाइक 10 साल 15 साल 20 साल की, उसमें कहीं ना कहीं जो पैसिव फंड्स हैं वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं अपनी कैटेगरी में। ओके, तो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड जो देखा गया है, पैसिव फंड जो है वो थोड़ा आउट परफॉर्म कर लेते हैं। शॉर्टर टर्म में एक्टिव फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क को बीट करने का ज़्यादा बेटर रहा है। पर आपके अब इस चर्चा के बीच में आपके एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए? क्या एक मिक्स ऑफ पैसिव और एक्टिव स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं? कितना रखें एक्टिव, कितना रखें पैसिव? आइए अब समझने की कोशिश करते हैं एक पोर्टफोलियो में एक्टिव फंड की अपनी क्या भूमिका हो सकती है और पैसिव फंड का अपना रोल क्या हो सकता है। मोहित, जरा ये बताइए, किसी को अपने पोर्टफोलियो में मानिए पैसिव फंड ऐड करने हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी है, क्या अभी एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा या एक्टिव फंड में अपना पोर्टफोलियो बनाए? आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी और क्यों? स्वाति, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल है और देखिए इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है ऑनेस्टली। आपके पास में अगर अच्छे सलाहकार हैं, आपको अगर पूरी तरह से भरोसा है कि आप मार्केट में रिसर्च करके स्टडी करके आप ये पता कर सकते हैं या फिर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 6 महीने 1 साल 2 साल में ये 2 या 3 स्कीम्स जो हैं ये अच्छा कर जाएंगी बिकॉज कि इनके फंड मैनेजर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनके एक्सपेंस रेशियो काबू में है, इनका ऑब्जेक्टिव ठीक है, इनका प्रीवियस स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रहा है, तब मैं ये कहूंगा कि हाँ, आप बेझिझक होकर किसी अच्छे एक्टिव फंड का सहारा लीजिए। आइडली एक्टिव फंड का उद्देश्य और फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव और उसका जो पूरा क्या बोलते हैं कि उनका जो पूरा करियर है वो उसी पे निर्धारित होता है कि वो
क्या बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर भरोसा रखना होगा कि ये फंड मैनेजर बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करना चाहते, हर 6 महीने साल भर में आप ये नहीं देखना चाहते कि किसने अंडर परफॉर्म किया, किसने ओवर परफॉर्म किया, क्या मुझे चेंज करने की आवश्यकता है, आप उस दुविधा में नहीं पड़ना चाहते और आप शांति से अगले 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं बिना किसी तामझाम के, तब फिर आप एक पैसिव फंड का चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो में आराम से हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत हद तक निवेशक की जो साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का कॉम्बिनेशन चाहता है। मेरी राय में मैंने हमेशा देखा है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन एक्टिव और पैसिव का हर पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी नहीं बोल सकते कि कौन सा आगे जाकर किस वक्त आउट परफॉर्म कर जाएगा और नहीं करेगा। तो दोनों का एक गुड कॉम्बिनेशन, एंड एनी गुड कॉम्बिनेशन इज 50 to 60% एलोकेशन इन ईदर ऑफ द स्ट्रेटेजीज। तो या तो आप 60 एक्टिव रखिए, 40 पैसिव रखिए, या फिर आप 60 एक्टिव रखिए, 40 पैसिव रखिए, डिपेंडिंग ऑन योर ओन क्या बोलते हैं रिसर्च एंड आपका किस तरफ झुकाव ज्यादा है। बट एक कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी। पर क्या विकास, आपने क्या कभी कोई ऐसा अभी हाल फिलहाल में पोर्टफोलियो देखा है जो कि मोर टुवर्ड्स पैसिव ड्रिवन हो? क्योंकि अभी भी लोग एक्टिव फंड्स को ही फर्स्ट चॉइस मानते हैं। इंडेक्स फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, इन्वेस्टमेंट ज़रूर रहता है लेकिन नॉट एज पॉपुलर एज एक्टिव फंड्स। तो अभी किसी को पैसे अगर लगाने हो, नया पैसा लगाना हो, तो एक्टिव फंड में वो पैसे लगाए या पैसिव फंड में लगाए, या फिर बांट के, जैसा मोहित ने बताया कि आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, आपका अपना गोल है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी भी हो सकती है कि आप एक्टिव में ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं या फिर एक इंडेक्स फंड के थ्रू पैसा लगाना चाहते हैं। इस बात है, जैसे मोहित भाई ने बहुत अच्छे से बोल दिया कि इंडिविजुअल का अपना एक वो भी रहता है बैकग्राउंड कि उनको किस तरीके का पोर्टफोलियो कार्व आउट करना है। बट यदि मुझे मान लीजिए उन्हीं के शब्दों को थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन में बोलना हो तो मैं ये बोलूंगा कि कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच अपना लेनी चाहिए। सो कोर अप्रोच ये हो गई कि आपके वो फंड्स जो आप कम से कम 15 साल 20 साल के लिए रखने वाले हैं, वो फंड्स आप पैसिव ले लीजिए, तो वो आपके कोर फंड्स हो गए पोर्टफोलियो का। वो जैसे मोहित भाई ने बोला कि 40% हो सकता है, 60 हो सकता है, या वट एवर रेशियो यू वांट टू डिसाइड, तो वो आपके कोर फंड्स हैं, वो आप 15-20 साल के लिए रखना चाहते हैं वो रखिए। और रिमेनिंग जो एक्टिव फंड्स है वो आपके जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है जिसमें थोड़ा सा टैक्टिकल कॉल्स भी आप लेते हो, जैसे टैक्टिकल फंड्स हो गए या सेक्टर फंड्स हो गए या एक्टिव फंड्स हो गए, वो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। अब थोड़ा सा अगर और इसमें अगर आप डीप डाइव करेंगे तो जो अगर किसी को अपने जो पोर्टफोलियो का लार्ज कैप का एलोकेशन है, लार्ज कैप फंड्स का, और वो लंबे समय का है 15 से 20 साल का, वो आप बेझिझक जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें लगा लीजिए, बिकॉज वहां पे आपका जब एक्सपेंस रेशियोज थोड़े से नीचे आ जाएंगे और इंडेक्स को मिरर करेगा वो, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसा हमने डेटा में भी देखा कि लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप जो इंडेक्स फंड्स हैं वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं एक्टिव फंड्स को। तो टू सम इट अप कि जो कोर पोर्टफोलियो होगा आपका उसमें आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, और जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसमें आप एक्टिव फंड्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। तो वो एक आपके लिए कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी और आप हर तरह से आपको बेनिफिट होगा। एक तरफ से आपकी कॉस्ट कम हो रही है, एक तरफ से लॉन्ग टर्म में वो बीट कर देगा, और शॉर्ट टर्म में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके एक्टिव फंड्स के थ्रू आप प्ले आउट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। पर यहाँ पर मोहित जरा एक बात बताइए, एक्सपेंस रेशो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? अगर आपकी एक फंड में लागत कम लग रही है, क्योंकि फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है एक्टिव फंड में, पैसिव में कहा जाता है कि आपका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो कम है, कम खर्च लग रहा है आपको फंड में, तो इसका रिटर्न पे क्या ज़्यादा असर है? ये भी शायद एक फैक्टर है जो लोग देखते हैं। तो ये क्या एक रिटर्न के ऊपर मतलब लोग इसको तवज्जो या तरजीह दे सकते हैं या देते हैं यूजुअली? स्वाति देखिए, ये जो एक्सपेंस रेशियो का नंबर है ये देखने में बहुत छोटा लगता है, बट जैसा वो कहते हैं ना कबीरदास जी के दोहे में कि सुई बराबर दिखता है बट काम तलवार का करता है, ये एक लंबी अवधि में, राइट। तो यहाँ पर आप उस नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये नंबर 6 महीने साल भर में शायद आपको परेशान ना करे, बट 15, 20, 25 साल में ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है और ये बहुत बड़े डिफरेंस को क्रिएट करता है। अगर आप समझे इसे उदाहरण के तौर पर, तो एक एक्टिव फंड में रेगुलर प्लान के अंतर्गत लार्ज कैप में रफली आपका एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1.5 से 2% के बीच में, 1.5 से 2.25 के बीच में एक्सपेंस रेशियो रहता है। वहीं पर ही अगर एक निफ्टी 50 पैसिव फंड है
तो उसका रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो आपका 40 से 60 पैसे के बीच में रहेगा। तो कुछ लगभग 80 से 1% 80 पैसे से 1% तक का डिफरेंस आपको देखने में मिलता है। अब आप लास्ट 1 साल का डेटा देखिए। लास्ट 1 साल में जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसने निफ्टी ने कुछ 10% का जो एक्टिव फंड्स है उनका कुछ 10% का रिटर्न है। अब 10% के रिटर्न पे अगर मुझे 1% का एक्सपेंस रेशियो देखना है, यानी वो करीब करीब पूरे रिटर्न्स का 10 से 12% हो जाता है, राइट? ईयर ऑन ईयर क्या मेरा एक्टिव फंड 10 से 15% से बेंचमार्क को बीट कर पाएगा हर साल आने वाले 10-15 साल तक लगातार? ये कहना बहुत मुश्किल है और इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है और ये करना भी उतना ही मुश्किल है। तो इसलिए जो कम एक्सपेंस रेशियो होता है स्वाति, वो बहुत लंबी अवधि में 15-20 साल में प्ले आउट कर जाता है, कैचअप कर जाता है परफॉर्मेंस पे। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि 15-20 साल की अवधि में जाकर जो पैसिव फंड्स हैं या जो इंडेक्स फंड्स हैं वो आपको हर जगह दिखेंगे कि वो बिल्कुल एक्टिव के बराबर चल रहे हैं या एक्टिव से ऊपर चल रहे हैं। और जैसे जैसे आप कैटेगरीज में नीचे उतरते हैं, अगर आप मिड कैप में आएंगे, स्मॉल कैप में आएंगे, तो ये जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है वो बहुत बढ़ता जाएगा। हालांकि उन कैटेगरीज में एक्टिव का बहुत महत्व है, वहां पर बहुत सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स रेगुलरली इंडेक्स को बीट भी करते हैं, बट अगेन 15-20 साल में वो जो डिफरेंस है वो अगर 1-1.25% का डिफरेंस है एक्सपेंस में, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 15-20 साल में और उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जो है वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसलिए आपको अगर पैसिव में जाना ही है तो डेफिनेटली आपको एक्सपेंस रेशियो का एक मायना बनाना पड़ेगा और वो देखकर ही जाना है कि कितना अच्छा ईएम है, क्या एक्सपेंस रेशियो है, और उसी तरह से आप अपने स्कीम का सिलेक्शन भी करते हैं। तो यस, एक्सपेंस रेशियो इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। बिल्कुल। और अगर आपको एक्टिव या पैसिव फंड कौन सा सूट करता है, किस फंड में इन्वेस्ट करना है, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, तो एक अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लीजिए, अपने पोर्टफोलियो को सेटअप कीजिए और समझिए आपके गोल के हिसाब से कौन सा फंड सही है, मिक्स स्ट्रैटेजी कितनी आपके लिए काम करती है। एक अच्छा फाइनेंशियल सलाहकार इसमें आपकी कर सकता है मदद। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मोहित और विकास, आप दोनों का करते हैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद। एक ब्रेक का भी वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।